वेलकम टू प्रगति 247। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आई एम रजनी। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, टेस्ट आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट नंबर जो आज का है वो कितना है? 66 है। टेस्ट नंबर 66 है। सब्जेक्ट आज का टेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो फिजिक्स से आज टेस्ट होगा। टोटल 30 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ। चलिए तो सही बच्चे लाइव आ जाइए और वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस सही बच्चे बना लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिजिक्स का जो टेस्ट है पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटेक्निक वाले बच्चे एंड पैरामेडिकल वाले बच्चे दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो सही बच्चे टेस्ट देने के लिए तैयार है। टेस्ट देने के लिए सही बच्चे तैयार है और वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर कीजिए। सही बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे। डेली आप लोग को 7 PM में टेस्ट चलता है। ठीक है, और टेस्ट का जो रूल है प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार आप लोग को टाइमिंग दिया जाता है और उसका आंसर मैं आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताती हूँ। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। चलिए तो सही बच्चे तैयार है, टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। सही बच्चे तैयार हैं, चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग को टाइमिंग दिया जा रहा है 30 सेकंड का आप लोग को टाइमिंग दिया जा रहा है। चलिए 31 सेकंड दी। निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति जो है वो सबसे कम है? राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए। राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, लाल। लाल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। लाल रंग की जो आवृत्ति होती है वो सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो बैगनी रंग की होती है। बैगनी रंग की आवृत्ति जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, लाल रंग का सबसे कम और बैगनी रंग का जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। और एक चीज और, लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सर्वाधिक होता है तथा बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है ना, दोनों जो है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है ना, आवृत्ति लाल रंग का कम होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य जो है वो लाल रंग का अधिक होता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य जो है वो बैगनी रंग का जो होता है, तरंगदैर्घ्य जो कम होता है और आवृत्ति जो है वो बैगनी रंग का ज्यादा होता है। ठीक है, पॉइंट बिल्कुल आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा www.studyindia.com। यहाँ पे पीडीएफ जो है वो अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 2, किस रंग की तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम होती है? वेवलेंथ किसका कम होता है? सही बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेनेशन में बताई हूँ। टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन डी होगा, बैगनी रंग की जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है वो किस में किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है?
चलिए टाइम अप हो गया। सभी बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण का जो प्रयोग है वो वाहनों में रिवर व्यू मिरर में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उत्तल दर्पण जिसको हम लोग कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, ठीक है ना, में वस्तु का प्रतिबिंब जो है आभासी एवं वस्तु से छोटा एवं कैसा होता है, तो सीधा होता है। अर्थात उत्तल दर्पण में काफी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र में बन जाता है। अतः इससे स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो है अधिक होता है। इसका उपयोग मोटर गाड़ियों में चालक के बगल के पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है। सड़क पर लगे जो परावर्तक लैंपों में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र में फैलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। वाहनों में अपनी व्यापक जो दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने बिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। टाइम ऑफ इसका राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन ए होगा, कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, मतलब उत्तल दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल दर्पण, ठीक है। कॉन्वेक्स का हिंदी क्या होता है, उत्तल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। बाइफोकल लेंस। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। बाइफोकल लेंस का आविष्कार जो है वो किसने किया था। बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। टाइम ऑफ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा। बाइफोकल लेंस का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। निकट दृष्टि के साथ साथ दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है द्विफोकिस लेंसों वाले चश्मों का प्रयोग करता है, जिसमें ऊपरी भाग दूरदृष्टि के लिए प्रयुक्त अवतल लेंस का बना होता है और निचला भाग जो है पढ़ने के प्रयोजन से प्रयुक्त उत्तल लेंस का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्टेक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। कॉन्टेक्ट लेंस जो है सामान्य रूप से किससे बनते हैं। टाइम अप। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा, हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। लेंस के पावर को किसमें मापा जाता है। लेंस के पावर को किसमें मापा जाता है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। लेंस के पावर को किसमें मापा जाता है।
टाइम ऑफ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। लेंस के पावर को डायोप्टर में मापा जाता है। लेंस की जो क्षमता है उसको डायोप्टर में मापते हैं। उत्तल लेंस में जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई लेंस पर आपतित होती है तो यह लेंस अपवर्तन के पश्चात उन किरणों के मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है तथा अवतल लेंस इन किरणों को मुख्य अक्ष से दूर हटा देता है। इस प्रकार लेंस का जो कार्य है उस पर आपतित होने वाली किरणों को मोड़ना है। इसी को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो लेंस किरणों को जितना अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता जो है उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, यानी P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है 1/f, जहां f जो होता है हमेशा मीटर में होगा। f का जो मान होगा हमेशा मीटर में होगा। उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है बच्चों वो धनात्मक होती है तथा अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है वो कितनी होनी चाहिए? सभी को पता होगा। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है, टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम ऑफ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है किसका उदाहरण है? एक चम्मच जो है वो जो टेढ़ा दिखता है ये किसका उदाहरण है? टाइम ऑफ। तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, अपवर्तन होगा। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय दूसरे माध्यम के सीमा पर अपने रेखीय पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ठीक है, द्रव में अंततः डूबी हुई सीधी छड़ अथवा चम्मच अपवर्तन के कारण ही टेढ़ी दिखाई देती है। प्रकाश अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। किसी बर्तन की तल्ली में पड़ा हुआ सिक्का जो है ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यह भी किसका है? तो अपवर्तन के कारण ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें घास का रंग जो है वो हरा दिखाई देता है, क्यों? क्यों हरा दिखाई देता है हमें घास का रंग? हमें घास का जो रंग है वो हरा क्यों दिखाई देता है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है, टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। टाइम ऑफ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा, या हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, इसलिए हमें घास का जो रंग है वो हरा दिखाई देता है। क्या होता है ना बच्चों कि प्रकाश किरणें जो होती है जब वस्तुओं पर पड़ती है, प्रकाश किरणें जो है जो वस्तुओं पर पड़ती है तो वस्तु से परिवर्तित होकर देखने वाली की आंखों में प्रवेश करती हैं और वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है, वस्तु जो होता है प्रकाश का कुछ भाग परिवर्तित करता है तथा कुछ भाग अवशोषित करती है, और प्रकाश का परिवर्तित भाग ही वस्तुओं का रंग जो है वो निर्धारण करता है। जैसे गुलाब की पत्तियां हरे रंग को तथा पंखुड़ियां लाल रंग को परिवर्तित करने के कारण हरी एवं लाल दिखाई देती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दो प्राथमिक रंग है लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? टाइमिंग स्टार्ट है। दो प्राथमिक रंग, टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से जो सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा वो मैजेंटा होता है। ठीक है, नीले लाल एवं हरे रंगों को उपयुक्त मात्रा में मिलाकर हम लोग अन्य रंग को प्राप्त करते हैं। यानी जो प्राथमिक रंग होता है कौन कौन होता है? नीला, लाल और हरा होता है। इन्हें हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं। प्राथमिक रंग कौन कौन सा होता है मैं लिख देती हूँ, आप लोग इसको बिल्कुल रट लीजिएगा। प्राथमिक रंग, ठीक है, प्राइमरी कलर जिसको बोलते हैं, कौन कौन सा होता है? तो नीला, लाल और हरा होता है। नीला, लाल, ठीक है, हरा, ये तीनों जो है वो कौन सा रंग है? तो ये तीनों जो है वो प्राथमिक रंग है। इसी से अन्य रंग की प्राप्ति होती है। लाल और नीले रंग के मिश्रण से मैजेंटा रंग प्राप्त होता है। ठीक है, पीला, मैजेंटा और पिकॉक ब्लू, यानी जिस कलर का मोर होता है, पिकॉक ब्लू को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कलर यानी द्वितीयक रंग बोलते हैं। जिन दो रंगों को परस्पर मिलाने से सफेद प्रकाश उत्पन्न होता है ना, उसको पूरक रंग कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। रंगों के निम्नलिखित समूहों में से किस समूह के रंग जो है सामान्यतः प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? चलिए सभी बच्चे फटाफट राइट आंसर कमेंट कीजिए। टाइम अप। इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, लाल, हरा और नीला। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अभी मैं जस्ट आप लोग को बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। क्वेश्चन नंबर 13। प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म जो है वो क्या करता है? टाइमिंग स्टार्ट है। प्रिज्म क्या करता है? प्रिज्म का क्या काम है? इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा। यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित करता है। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब अपवर्तन के कारण प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बट जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जल की बूंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है। जल की बूंदों से खाली स्थान होकर इंद्रधनुष बनता है। टाइम ऑफ। इसका राइट जो आंसर है कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी होगा, प्रकाश का प्रतिबिंबम एवं अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 15। टाइम ऑफ। इसका जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए होगा, विद्युत उत्पादन। ठीक है, बालों के समान बारीक कांच के तारों से प्रकाश को आगे भेजने की तकनीक को हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। वे तार जिन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। कांच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक जो होता है क्वार्ट्ज, नायलॉन अथवा पॉलीस्टरोन से बनते हैं। इनका उपयोग जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर, दूरसंचार तथा पावर ट्रांसमिशन में सर्वाधिक होता है। ठीक है, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? हीरे की चमक में किसका नहीं योगदान है? टाइम अप। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक, लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जब आपतित कोण को क्रांतिक कोण और से बड़ा कर दिया जाता है तो किरण जो है पुनः उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से प्रकाश चली थी। इसी घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। हीरे की चमक अपने अपवर्तनांक के कारण पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होती है। बिखराव के कारण ये हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। चलिए टाइमिंग। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग का। निम्न में से किन मामलों में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सकता है? जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब प्रकाश प्रवेश करे। टाइम अप। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी होगा, हीरे से हवा में। जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हटती जाती है। जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तित किरण जो है विलंब से दूर हटती जाती है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, वो आपतन कोण क्रांति कोण कहला जाता है। जब आपतित कोण को क्रांति कोण से और बड़ा कर दिया जाता है तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है जिस माध्यम से चली थी, और इसी घटना को हम लोग पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। हीरा जो है सघन माध्यम तथा वायु विरल माध्यम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज की रोशनी उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है?
सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए होगा अपवर्तन। अपवर्तन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, वो 7 रंग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो जो 7 रंग हैं उनका नाम है, देखिए, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये जो है वो 7 रंगों का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूरज को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? टाइमिंग स्टार्ट है आप लोग को। टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। सूरज को देखने के लिए हम लोग हेलियोस्कोप यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह एक प्रकार का सौर सौर दूरदर्शी है जो किसी चुने हुए तरंगदैर्घ्य में सूर्य को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो खाली स्थान को भरना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए, आप लोगों को 40 सेकंड का टाइमिंग इस क्वेश्चन के लिए दिया जा रहा है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। क्या रेलेह ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता खाली स्थान तरंगदैर्घ्य के खाली स्थान पावर के साथ अनुपात में होती है? टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलिए, सही बच्चे का आंसर आ गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, प्रतिलोमता यानी इनवर्सली। और चौथी, रेले ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता जो है इनवर्सली यानी प्रतिलोमता तरंगदैर्घ्य के चौथे पावर के साथ अनुपात में होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। रेले के अनुसार बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता जो है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए टाइमिंग, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखना और वास्तविक शुरुआत से 2 मिनट बाद तक सूर्य देखने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
टाइम ऑफ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, सूर्योदय के समय सूर्य जो है क्षितिज के नीचे हो जाता है, अर्थात सूर्योदय होने से पहले ही, ठीक है ना, तब भी वह दिखाई दे जाता है। एवं शुरुआत के समय, सूर्यास्त के समय क्या होता है कि सूर्य जो है क्षितिज के नीचे चला जाता है और तब भी वह वास्तव में अस्त हो गया होता है, तब भी वह दिखाई देता है। वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रकाश के खाली स्थान से संबंधित है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। टिंडल प्रभाव, टाइम ऑफ। टाइम ऑफ। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा, प्रकीर्णन होगा। टिंडल प्रभाव जो है प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। जब किसी प्रकाश की किरण को वास्तविक विलयन यानी समांग विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरण का जो मार्ग होता है वो अदृश्य रहता है, ठीक है ना। और जब प्रकाश की किरण जो है कोलाइड विलयन पर केंद्रित की जाती है तो प्रकाश का मार्ग जो है, मतलब मार्ग जो है वो दिखाई देता है। कोलाइड कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का पथ जो है वो दिखने लगता है। इसे ही हम लोग कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के पथ की प्रदीप्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो टिंडल प्रभाव बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। सूरज की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का जो दिखाई देता है कपड़ा, जब उसको हम लोग लाल रोशनी में देखेंगे तो वो काले रंग का दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। 20 सेकेंड और रह गए हैं। टाइम ऑफ। टाइम ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा। कपड़ा जो है वो लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया जो है वो अवशोषित कर लेता है। कपड़ा जो है लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। सूर्य के प्रकाश में यदि हरे रंग के कपड़े को लाल रंग की रोशनी में देखे तो वह काला दिखाई देता है, क्योंकि कपड़ा जो है उस रंग के प्रकाश को परिवर्तित कर देता है तथा शेष रंगों को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, इसमें कौन सा है जो असत्य है। निम्न में कौन सा असत्य है। टाइम अप। टाइम अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी होगा, विद्युत चुंबकीय। ध्वनि तरंगे खाली स्थान तरंगे हैं, तो कैसा है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, ये जो है क्या है, असत्य है। ध्वनि तरंग जो है वो कैसी तरंग है, तो ये यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है।
लेकिन इसमें क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन था कि कौन सा सत्य है, तो इस विद्युत चुंबकीय होगा। ध्वनि तरंग जो है यांत्रिक तरंग है, ना कि विद्युत चुंबकीय तरंग ये है। ये अनुदैर्घ्य होती हैं। ये कैसी होती हैं, तो ये अनुदैर्घ्य होती हैं, ये भी सही है। ध्वनि के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में माध्यम का, ठीक है, होना आवश्यक है। ध्वनि की जो चाल है, ध्वनि की चाल जो है वो, ध्वनि की जो चाल होती है उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इस पर दाब का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये असत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, माध्यम। निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट जो आंसर है वो माध्यम होगा। तरंग में आयाम, तरंग दैर्घ्य एवं आवृत्ति होती है। तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। माध्यम जो होता है वो तरंग का गुण नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि तरंग जो है खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती है। किसमें ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती है। टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। ध्वनि तरंग जो है वो खाली स्थान में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है ना, ध्वनि तरंग जो है वायु में, पानी में, स्टील में यात्रा करेगी, लेकिन जब कुछ नहीं रहेगा, खाली स्थान रहेगा, तो वहां वो यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन ए होगा, डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डेसिबल होगा। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल यूनिट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि के नाप की यूनिट जो है वो क्या है। चलिए टाइमिंग स्टार्ट है। टाइम अप, टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा, डेसिबल होगा। ध्वनि की नाप की यूनिट क्या है, तो डेसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जोर से निकलने वाली आवाज और अनिमेश आवाज का कारण क्या है? टाइम ऑफ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा, उच्चावृत्ति। उच्चावृत्ति जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं तरत्व कहलाता है। ध्वनि का तरत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की ध्वनि का तरत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। उस तरत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तरत्व वाली ध्वनि की आवृत्ति जो होती है वो निम्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनार। सोनार का पूरा नाम क्या है? टाइमिंग स्टार्ट है। सोनार। टाइम अप। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोनार शब्द जो है उसका जो पूरा नाम है वो साउंड नेविगेशन एंड रैंडिंग है। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा तथा चाल मापने के लिए प्रध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। सोनार में एक प्रेषित तथा एक ससूचक होता है और इसे किसी नौ या जहाज पर लगाया जाता है। इस विधि का उपयोग समुद्र की गहराई, जल के अंदर स्थित चट्टानों, हिमशैल, डूबे हुए जहाज, पनडुब्बियों आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है सोनार का। ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा www.studyindia.com। यहाँ पे पीडीएफ जो है क्या है, अवेलेबल है। ठीक है। आप लोग का टेस्ट जो है फिनिश हो गया है। सही बच्चे अपना अपना स्कोर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ। कल जिन जिन बच्चों ने अपना स्कोर कमेंट किया था उनका नाम है अजीत कुमार, प्रिया रानी, मंटू कुमार, पवन कुमार, शहीद शाहिद राजा, चितरंजन कुमार, राम निरंजन पांडे, अनुछाया, ड्रीम गर्ल, पवन सिंह, दिव्या यादव, आयुषी किशमिश, बिहारी यादव, चंदा कुमारी, रविंदर कुमार यादव, रॉयल एलोक, राकेश गुप्ता, नीरज कुमार, रविरंजन कुमार, अमरजीत पांडे, खुशबू कुमारी, निशा कुमारी, जिज्ञासा भारती, विकास कुमार, शुभंकर रॉय, चंदन वर्मा, रामशंकर पांडे, रवि रंजन, रंजीत कुमार, सौरभ कुमार, राजमनु, चंदा सिंह, ब्रजेश कुमार, पिंकू कुमार रजक, सौरभ कुमार, राजा सिंह, अंगद पंडित, राहुल जयकर, सुनील कुमार, दिलीप कुमार, सौरभ कुमार, के आर चंदन यादव, अमरजीत पांडे, पीहू, रणवीर कुमार, दिनेश कुशवाहा कुमार, आशुतोष कुमार, मंटू कुमार, रजनीश कुमार, कुशवाहा किंग,
ठीक है, इन्होंने अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट किया था वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।